हेलो तो मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में एक और आपके लिए दर्द और डर से भरी स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, अब तक न जाने कितनी ही स्टोरी आपने मेरे से सुनी है और कितनी ही प्रकार की एंटिटीज को जाना है, लेकिन आज की स्टोरी एक हॉस्टल में घटी भयानक घटना है और मुझे उसी हॉस्टल में रहने वाले एक लड़के ने इस स्टोरी को शेयर किया है और वो हमारे सब्सक्राइबर भी है। तो उन्होंने बताया कि ये बात आज से काफी समय पहले की है और उन्होंने एक ही रात में उस हॉस्टल के अंदर इतना भयानक वाकया देखा था कि उसके बाद उन्हें इन सभी चीजों पर यकीन होना शुरू हुआ था। उससे पहले वो भी इन चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन उस एक रात में उस हॉस्टल में इतना भयानक तांडव एक आत्मा ने मचाया था जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं इस पर काफी सारे लोग सवाल भी खड़े करेंगे कि एक ही रात में ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब इसके पीछे की पूरी स्टोरी आप समझेंगे तब आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, ऐसा होना संभव है। अब यह तो आप जानते ही हैं कि कोई भी जब एंटिटी या आत्मा होती है तो वो किसी को मारती है तो उसके पीछे उसकी एक बदले की भावना होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा और उसी वजह से उस जीव ने इस धरती से उस शरीर को त्यागा होगा। लेकिन उस शरीर को छोड़ते समय न जाने उस जीव को कितना ज्यादा कष्ट हुआ होगा और इसी वजह से शरीर को छोड़ने के बाद भी वो जीव इस संसार से बाहर नहीं निकल पाता है। तो तभी निकल पाएगा जब उसका टाइम आएगा, क्योंकि तड़प तड़प कर जब जीव इस शरीर को त्यागता है तो उसको अकाल मौत माना जाता है, या फिर उस जीव की मुक्ति तब होगी जब उसे अपनी मौत का बदला लेने का मौका मिलेगा। तो आज भी जिस एंटिटी की स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो भी एक तड़पता हुआ जीव है, लेकिन उस हॉस्टल में उसने जो भयानक उत्पात मचाया वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आए हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर काफी सारी वास्तविक घटनाएं पहले से ही डाली हुई हैं, तो आप उनको भी सुन लिए और फिर जब आपका जी भर जाए तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस लॉयल फैमिली का पार्ट बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। न्यू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज एक बहुत पुराना और जाना माना इंस्टीट्यूट था। यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट्स आते थे अपने मन में ढेरों सपने लिए। जिसे एडमिशन मिल जाता वो अपने को बड़ा खुशनसीब समझता था, और जिसे हॉस्टल में जगह मिल जाए वो तो फिर अत्यंत भाग्यशाली ही कहलाता था, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आते एप्लीकेशन इस कॉलेज हॉस्टल में जगह पाने के लिए। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग एक ही कंपाउंड में बने थे। प्रिंसिपल विनोद जोशी बहुत ही डिसिप्लिन पसंद व्यक्ति थे और कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल में भी बराबर नजर रखते थे। उन्होंने बॉयज हॉस्टल के वार्डन मिस्टर जितेंद्र भंडारी और गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मिस आभा मुखर्जी को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि किसी भी हालत में हॉस्टल का डिसिप्लिन टूटने न पाए। इन्हीं स्टूडेंट्स में थे निकिता, संजना, पूर्वा, श्रेया और सृष्टि, और इन सब की गहरी दोस्ती थी बॉयज हॉस्टल में रहने वाले रोकी, रजत, पंकज, शुभम और आर्यन से। ये सब के सब एकदम गहरे दोस्त थे और हर समय नई नई तिकड़म में लगे रहते। और इन सब का लीडर था अजय। वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल जोशी का इकलौता बेटा था और हर खुराफात में इन सब के साथ रहता ही नहीं बल्कि अगुवाई भी करता था। और मजे की बात ये कि किसी को भी पता तक न चलता था कि अजय का इन सब में कोई हाथ है। ठंडी ठंडी सुबह में धूप का आनंद लेती ये मित्र मंडली कॉलेज कंपाउंड में आराम से गप्पे मारते खड़ी थी कि इतने में एक जूनियर दिख गया जाते हुए। अजय ने उसे पुकारा, कम हियर। यूं स्टाइल से कॉलेज आते शर्म नहीं आई तुम्हें? ये कोई क्लब या पब नहीं जहां यूं बन ठन के घूम रहे हो। वो बेचारा जूनियर स्टूडेंट एकदम भीगी बिल्ली बना सर झुकाए सब सुनता रहा और फिर सॉरी बोलकर जैसे ही जाने लगा, रजत ने उसे सबके लिए कॉफी लाने का ऑर्डर दे देते हुए कहा, देखो 10 मिनट में हम सबके हाथ में कॉफी होनी चाहिए, नहीं तो फिर कल से किसी दूसरे कॉलेज में जाने का इंतजाम कर लेना। वो बेचारा जूनियर तुरंत ही भागता हुआ गया और सबके लिए एक ट्रे में कॉफी लेकर हाजिर हो गया। सब दोस्त हंसते हुए कॉफी का मजा लेते रहे। फिर अचानक उनकी नजर जूनियर के हाथ पर बने टैटू पर गई।
तो उस अजीब से डरावने टैटू को देखते ही सब फ्रेंड्स थोड़ा घबरा से गए। उस टैटू में एक बड़ी सी खोपड़ी और उसके चारों ओर जलती आग बनी हुई थी। यही नहीं, उस खोपड़ी के आंखों की जगह बने 2 लाल सुराख से वो टैटू और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पूर्वा घबरा के जोर से बोली, ये कैसा डरावना टैटू बना रखा है तुमने? संजना भी सहमी सी आवाज में कहने लगी, देखो सच सच बताओ, ऐसा टैटू क्यों बनवाया है तुमने? क्या तुम इस टैटू से हम लोगों को डराना चाहते हो? वो जूनियर सिर झुकाए हुए बोला, नहीं नहीं, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। दरअसल मैं जिस गांव में रहता हूं वहां चुड़ैल और काला जादू का बहुत आतंक है। इसीलिए मेरी माँ ने एक बार मेले में ये टैटू बनवा दिया था कि जिससे काली शक्तियां मुझसे दूर रहें। हमारे गांव में इस टैटू की बड़ी मान्यता है, लेकिन इस टैटू को हाथ पर बनाने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। बड़ा मुश्किल और कठिन काम होता है इसे बनाना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। पंकज कुछ सोचते हुए बोला, ओह हाँ यार, मैंने भी सुना है ऐसे टैटू के बारे में। ये ना हर बुरी ताकत को इंसान से दूर ही रखता है और वक्त पड़ने पर यह टैटू अपनी जादुई शक्ति भी देता है मुकाबले के लिए। रजत और अजय ठहाके लगाकर हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, बस करो यार, अब ये नॉनसेंस टॉकिंग। भला एक टैटू किसी शैतान से हमारी रक्षा कैसे कर सकता है? चल भाई तू निकल अब यहां से, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स कहीं तेरी खोपड़ी से ही सर न टकरा ले अपना। अजय ने जूनियर स्टूडेंट को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। कुछ देर बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। अजय भी अपने घर चला गया। उसके अलावा बाकी फ्रेंड्स हॉस्टल में रहते थे। शाम को वो रोज हॉस्टल आ जाता, फिर रात को 11 बजे तक सब साथ में ही मौज मस्ती करते। कभी मूवी तो कभी पार्टी तो कभी यूं ही किसी को तंग करते गुजर जाती शाम उनकी। आज जब अजय रजत के रूम में पहुंचा तो वहां पंकज, रॉकी, शुभम सब मौजूद थे, पर आर्यन नहीं दिख रहा था। तो अजय पूछ बैठा, यार ये आर्यन किधर गायब है? आज दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं उस नए जूनियर स्टूडेंट की बात से डर के अपने घर तो नहीं चला गया वो? रॉकी ने अपने हाथ जोड़कर कहा, नहीं यार, वो अपने घर नहीं गया है, बल्कि शाम होते ही यहीं पास वाले मंदिर चला गया है वो। आज उसे बड़े बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, तो अपना डर दूर करने के लिए वो भगवान से आशीर्वाद लेने गया है। अजय अपना मोबाइल निकालते हुए बोला, ओह, इस जूनियर लड़के ने तो बिना वजह ही हम सबको डरा दिया। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आर्यन जैसा निडर लड़का भला एक टैटू को देख के इतना क्यों घबरा उठा कि फौरन मंदिर चला गया। यार, इंसान को इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए। रजत बोला, अच्छा तो अब ऐसा कर कि अपनी किसी तिकड़म से तू सबको और भी अच्छे से डरा दे, ताकि लोगों को पता चले कि असली डर होता क्या है। बोल कर सकता है ऐसा? अजय ये सुनते खड़े होते हुए बोला, अजय को चैलेंज? तुझे मालूम है ना रजत कि अजय अपना हर चैलेंज पूरा करके ही रहता है। रजत बोला, यस, यही समझ ले तू, ये चैलेंज है मेरा। अगर तूने कोई अजीबोगरीब हरकत करके हम सब फ्रेंड्स को डरा दिया ना, तो जो तू बोलेगा वही करेंगे हम। बड़ी स्टाइल से सिर झुकाते हुए अजय ने कहा, तो चलो फिर सब गर्ल्स को भी बुला लो कैंपस कैंटीन के पीछे वाले कमरे में। अभी वो एकदम सुनसान रहता है और तुम सब भी वहीं मिलो आधे घंटे में, ओके? कहते हुए अजय वहां से तुरंत चला गया। करीब आधे घंटे बाद सब के सब 10 फ्रेंड्स अजय की बताई हुई जगह पर यानी कैंटीन के पीछे वाले रूम में पहुंचकर बड़ी बेसब्री से अजय का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद अजय अपने साथ एक बैग लेकर आया और सबसे बोला, देखो अब तुम सब बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ जाओ, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ओके? मुझे इस रूम में पूरी तरह से खामोशी चाहिए। फिर अजय ने बैग खोलकर एक लाल कपड़ा निकाला और जमीन पर बिछा दिया। फिर उस पर एक बड़ी सी खोपड़ी रख दी। खोपड़ी देखते ही सबकी चीखें निकल पड़ी, ये क्या है? पर अजय ने सिर्फ उन्हें चुप रहने का इशारा किया और खोपड़ी के चारों तरफ एक एक कैंडल यानी मोमबत्ती जला दी। अब वातावरण बड़ा ही डरावना सा प्रतीत हो रहा था। फिर अजय ने सबसे कहा, तुम सब चारों ओर घेरा बना के बैठ जाओ और कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। फिर मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और तुम सबको सिर्फ दोहराना है उसे जोर से, ओके? पर हाँ, आंखें सबकी बंद रहनी चाहिए और चाहे जो हो जाए आंखें खोलनी नहीं है। निकिता मना करते हुए बोली, नहीं नहीं,
मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। संजना बोली, अरे क्यों डर रही तू यूं ही? ये सब कुछ नहीं, बस अजय की नई शरारत है। सृष्टि हंसते हुए बोली, और क्या, हम लड़कियां यूं बेवजह डरने वालों में से नहीं हैं। लड़कियों को यूं बातें करते सुन अजय ने उन्हें खामोश रहने को कहा और हाथ पकड़ने का इशारा किया। इशारा पाते ही सबने हाथ पकड़े और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अजय ने कुछ अजीब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। शक 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 शम 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 आओ आओ हम हम। सब फ्रेंड्स इन शब्दों को आंखें बंद किए दोहराने लगे। इतने में अजय ने अचानक ही खड़े होकर जोर जोर से ठहाके लगाना शुरू कर दिया। सब फ्रेंड्स डर के मारे आंखें खोल उसे देखने लगे। अजय अब अपने बाल नोचते हुए खोपड़ी के चारों ओर जल रही मोमबत्तियों को पैर से दबाकर बुझाने लगा। फिर एक जोरदार चीख मारकर बेहोश हो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अजय को बेहोश हो नीचे गिरते देख सब लड़कियां डर से चीखने चिल्लाने लगी। रजत ने तुरंत नीचे झुक के अजय को उठाते हुए कहा, अबे तूने तो सच ही हम सबको डरा दिया, वाह कमाल कर दिया, अब चल उठ। पर जब अजय यूं ही जमीन पर पड़ा रहा तो पंकज और रॉकी आकर उसे जोर लगाकर उठाने लगे। उठना यार, अब देख वो वॉचमैन भी आ रहा, अब तो चल जल्दी से उठ जा फटाफट। इतने में वॉचमैन दौड़ता हुआ आया और वहां जमा लड़के लड़कियों को देखते ही हैरानी से बोला, क्या हो रहा यहां, क्या कर रहे हो तुम सब यहां? रजत जल्दी से बोला, कुछ नहीं, वो तो बस हम लोग यूं ही टाइम पास के लिए एक मजेदार खेल खेल रहे थे। वॉचमैन पास आते हुए बोला, ये जमीन पर कौन पड़ा है? अरे ये तो अजय बाबू हैं। और वो अजय को उठाने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करने लगा कि अचानक ही अजय का हाथ छोड़ के वो डर के एकदम पीछे हटते हुए बोला, ओहो अजय बाबू तो, हे भगवान, कहते हुए वो पलट के तेजी से कॉलेज कैंपस की ओर दौड़ पड़ा। वॉचमैन को यूं घबरा के भागते देख वहां खड़े सभी फ्रेंड्स बुरी तरह से घबरा उठे और अजय को जोर जोर से आवाज लगाने लगे। पर अजय तो हमेशा के लिए ये संसार छोड़कर जा चुका था। अजय अब उनके बीच नहीं रहा। ये धक्का सारे दोस्तों को इस कदर लगा कि वो सब के सब स्तब्ध मूर्ति बने खड़े रह गए। उनकी विस्फारित आंखें अजय के मृतदेह को एकटक देख रही थीं। तभी वहां पर अजय अजय चिल्लाते हुए प्रिंसिपल जोशी भागे चले आए। पीछे पीछे रोती बिलखती उनकी पत्नी और वॉचमैन आ रहे थे। अजय के पास पहुंच वे सब उसके पास बैठ के जोर जोर से उसे झंझोड़ते हुए होश में लाने का प्रयास करने लगे। मिस्टर जोशी और उनकी पत्नी को यही लग रहा था कि उनका बेटा बेहोश है और अभी उनकी आवाज सुनकर वो होश में आ जाएगा। तब तक अजय के मरने की खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई और देखते ही देखते स्टूडेंट्स और सभी स्टाफ मेंबर्स जमा हो गए वहां। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक ही इतनी बड़ी अनहोनी घटित हो गई है। तब तक खबर पाके पुलिस भी वहां आ पहुंची और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस अजय के सभी फ्रेंड्स के बयान लेने लगी। पर दोस्त सिर्फ यही बता सके कि अजय उन्हें यहां कुछ खास दिखाने वाला था। पर घटनास्थल में पड़ी हुई खोपड़ी और मोमबत्तियों का क्या माजरा है, ये कोई भी नहीं बता सका। धीरे धीरे उदास और थके कदमों से सब अपने अपने हॉस्टल के रूम की ओर चल पड़े। अजय के पेरेंट्स भी रोते बिलखते अपने घर की तरफ चल दिए। अपने इकलौते बेटे के यूं मरने का गेछम उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। रॉकी और पंकज अपने बेड पर बैठे सोच में गुम थे कि उन्हें अचानक ही रजत की आवाज ने चौंका दिया। यार प्लीज, आज रात मैं यहीं पर सो जाऊं क्या? मेरा रूममेट तो परसों से गांव गया हुआ है अपने। रॉकी ने बिना बोले उसे बैठने का इशारा किया और खुद आंख बंद करके कुछ सोचने में मग्न हो गया। तभी रजत ने बेड पर बैठते हुए अपनी जेब से एक ओम लिखा हुआ लॉकेट निकाला और गले में पहन लिया। पंकज उसे घूर के देखने लगा तो वो थोड़ा सकुचाते हुए बोला, अब अजय की यूं अचानक हुई मौत ने मुझे अंदर से बहुत डरा दिया है। भले ही तुम लोग मुझ पर हंसो, पर यह जरूरी है इन हालात में, क्योंकि न जाने अजय की जान किस शैतान या बुरी शक्ति ने ली है। कहीं वो शैतान या बुरी शक्ति हमारे पीछे लग गई तो? नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। रॉकी बोला। ओह रजत, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। रजत ने उसे चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, देख तुझे न मानना है तो मर्जी तेरी,
पर इसे नॉनसेंस मत बोल। उनके पास बैठे पंकज ने धीमे स्वर में रजत से पूछा, क्या तेरे पास एक और है ये लॉकेट? अगर होगा तो प्लीज मुझे भी देना एक लॉकेट। रजत ने हामी भरी और अपनी पॉकेट से निकाल के एक लॉकेट पंकज की हथेली पर दिया। फिर पंकज को समझाते हुए बोला, ये ले एक लॉकेट, मैंने पहले ही सेफ्टी के लिए 2 लॉकेट ले लिए थे मंदिर से। ले पहन ले इसे जल्दी से। जब तक तू ये लॉकेट पहने रहेगा तब तक कोई बुरी शक्ति तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। पंकज ने एकदम इमोशनल होकर रजत को थैंक यू कहा और फिर तुरंत वो लॉकेट अपने गले में पहन लिया। फिर अपनी आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना करने लगा अपने दोस्त अजय की आत्मा की शांति के लिए। हर रात स्टूडेंट्स की बातों और ठहाकों से गुलजार रहने वाला हॉस्टल का डाइनिंग हॉल आज बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था, क्योंकि आज रात हॉस्टल का कोई भी स्टूडेंट वहां डिनर के लिए नहीं आया था। अजय की आकस्मिक मौत के दुखद हादसे ने जैसे सबकी भूख ही छीन ली थी। सबके सब बिना कुछ खाए पिए अपने अपने रूम में मायूस हो पड़े हुए थे। अपने कमरे में बेड पर लेटे खाली पेट रहने की वजह से शुभम को एसिडिटी सी महसूस होने लगी। पहले तो उसने थोड़ा पानी पिया, लेकिन जब उसकी परेशानी बढ़ने लगी तो उसने आर्यन से कहा, यार मुझे खाली पेट रहने के कारण बहुत एसिडिटी फील हो रही है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। हम लोग नीचे जाकर थोड़ा ठंडा दूध लेकर आते हैं डाइनिंग हॉल से। ठंडा दूध पीने से मुझे आराम आ जाएगा, नहीं तो मेरी तबीयत और भी बिगड़ती चली जाएगी। आर्यन इनकार में सिर हिलाते हुए बोला, ओह यार, तू भी कैसी बात कर रहा है? अब इतनी रात को डाइनिंग हॉल में कौन बैठा होगा तेरे लिए? वहां तो अब तक ताला लग चुका होगा, इसलिए एसिडिटी के लिए तू कुछ दवाई खा के सो जा। चुपचाप, इस वक्त यही ठीक रहेगा। शुभम को बहुत जलन सी हो रही थी पेट में। उसने कराहते हुए कहा, ओके चल फिर मेरे साथ, हम लोग वार्डन से मेडिसिन लेकर आते हैं। आर्यन बेमन से उठकर अपने स्लीपर ढूंढने लगा, फिर लापरवाही से बोला, ठीक है तू चल आगे, तेरे पीछे आता हूं मैं चप्पल पहन के। शुभम ने आर्यन से जल्दी आने के लिए कहा और वो अकेले ही बाहर आ गया अपने रूम से। बाहर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बॉयज हॉस्टल नहीं बल्कि सुनसान वीराना हो। घबरा के शुभम ने आर्यन को पुकारा, जल्दी आ यार, मैं नीचे जा रहा हूं, तू देर मत करना आने में। और वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए नीचे वाले गलियारे में पहुंच गया। वहां नीचे गलियारे में तो ऐसा सन्नाटा और सूनापन छाया हुआ था कि डर के मारे शुभम का दिल कांप उठा। रात के अंधेरे में सुनसान गलियारे में चलना शुभम को एकदम भयानक सा लग रहा था। शुभम ने डरते हुए पीछे पलट के आर्यन को देखा, पर वहां कोई न था। वो मन ही मन आर्यन को कोसता हुआ फिर अकेले ही वार्डन के घर की ओर चल पड़ा। सीढ़ियां उतर के लॉन में चलते हुए शुभम बार बार पीछे पलट के देखते हुए कह रहा था, उफ, ये आर्यन भी न पता नहीं किधर रह गया, पता नहीं उसे आने में इतनी देर क्यों लग रही है। अभी शुभम कुछ ही क्यों आगे बढ़ा था कि तभी उसे एकदम करीब से कोई सरसराहट सी सुनाई दी पास ही। शुभम एकदम डर कर चिल्लाया, कौन है, कौन है वहां? पर जब कोई आवाज नहीं आई तो शुभम गुस्सा होके पास आ गया झाड़ियों के और गुस्से से बोला, ये तू ही है ना आर्यन? तू ही ऐसे झाड़ियों में छिप के मुझे डराना चाहता है ना? देख, चुपके से बाहर निकला, अब नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। इतने में अपने पीछे सीढ़ियों के ऊपर से आर्यन की आवाज सुनाई दी शुभम को। यार शुभम, कहाँ है तू? क्या दूर निकल गया है तू? अपने पीछे से आ रही आर्यन की आवाज सुनकर अब तो शुभम को पसीने छूट गए। वो डर के सोचने लगा, जब वो आर्यन उधर पीछे सीढ़ियों पर खड़ा है तो फिर यहां कौन है झाड़ियों के पीछे? वो घबराहट में पीछे हटा, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। शुभम की दर्दनाक चीखें पूरे हॉस्टल कंपाउंड में गूंजने लगी। शुभम की चीखने की आवाज सुनते ही हड़बड़ा के आर्यन सीढ़ियों से उतर के लगभग दौड़ते हुए नीचे आया और शुभम को पुकारने लगा, क्या हुआ शुभम? क्यों चीख रहा था तू? है कहां पर अभी? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है तू? तब तक वॉचमैन और वार्डन भी बाहर आ गए थे। उन्हें देखते ही आर्यन चिल्लाया, सर, अभी अभी शुभम मेरे आगे ही उतरा है सीढ़ियों से,
पर जब तक मैं यहाँ नीचे पहुंच पाता कि वो अचानक ही न जाने कहाँ गायब हो गया है। आर्यन की बात अभी पूरी हुई थी कि वॉचमैन जोर से चीखने लगा। उसे अपनी टॉर्च की रोशनी में दिख गया था कि सामने ही झाड़ियों के पास शुभम की लहूलुहान लाश पड़ी थी। वॉचमैन ने पास आके टॉर्च की रोशनी मारी तो शुभम के पूरे चेहरे पर नाखूनों के लंबे निशान दिखने लगे। उसका चेहरा खून से लथपथ था कि पहचाना तक नहीं जा रहा था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देख आर्यन तो फूट फूट कर रो पड़ा। ओह शुभम, काश मैं बिना चप्पले पहने ही तुम्हारे साथ आ जाता यार। मैंने ही तुम्हें अकेले जाने के लिए कह दिया था और पता नहीं किस शैतान ने तुम्हारा ये होल कर दिया। मुझे माफ कर देना यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तब तक और स्टूडेंट्स भी आ गए। गर्ल्स हॉस्टल में भी ये खबर पहुंचते ही हड़कंप सा मच गया। वहां रहने वाली लड़कियां तो पहले ही डरी सहमी सी अपने अपने रूम में दुबकी हुई थीं। अब शुभम की मौत की खबर पाते ही सब तेजी से नीचे आने लगी। पूर्वा और सृष्टि तेजी से भागती हुई निकिता और संजना के पास पहुंची और हांफती हुई बोली, कुछ पता चला तुम लोगों को? किसी ने शुभम को जान से मार दिया है। खून में लथपथ उसकी लाश नीचे लोन की झाड़ियों में पड़ी है। तभी रूम के अंदर आती हुई श्रेया गुस्से से चिल्लाई, ये क्या बकवास कर रही पूर्वा तू? कहीं कुछ नशा तो नहीं कर लिया तुमने? जो कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। मेरे शुभम को कुछ नहीं हो सकता, समझी तुम? श्रेया और शुभम एकदम नजदीक आ चुके थे एक दूजे के और स्टडी खत्म होते ही इंगेजमेंट का प्लान तक बना लिया था उन्होंने। पूर्वी ने श्रेया के कंधे पर हाथ रख कहा, ये बात एकदम सच है श्रेया। अभी थोड़े ही देर पहले हमारे हॉस्टल में खबर मिली कि शुभम की लाश लोन में पड़ी है। सारी लड़कियां और हमारी वार्डन ये खबर सुनते ही लोन की ओर भागती हुई गई हैं। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। तुम भी चलो हमारे साथ और खुद ही देख लो अपनी आंखों से सारी हकीकत। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। श्रेया चीखती हुई पागलों की तरह नीचे भागी। अरे श्रेया, संभल कर, कहती हुई उसकी सहेलियों भी पीछे भागने लगी उसके। नीचे कंपाउंड में एकदम भीड़ सी जमा हो गई थी। सब के सब एक ही रात में हुए इन दो अजीब दर्दनाक वाक़ये पर स्तब्ध और हैरान थे। इतने में कराहती हुई मिस मुखर्जी यानी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन वहां आई। उसकी दशा देखकर तो वहां मौजूद लोग और भी सहम से गए। मिस मुखर्जी के बाल उलझे बिखरे हुए, चेहरे पर लंबी खरोंचों के निशान और उनके कपड़ों पर बिखरा था खून। मिस्टर जोशी ने आगे बढ़कर उनसे पूछा, क्या हुआ आपको मिस मुखर्जी? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कौन है वो जिसने ऐसी हिमाकत की है? मिस मुखर्जी किसी तरह कांपती सी आवाज में बोली, जी सर, वो मैं डिनर के बाद वॉक कर रही थी यहीं गार्डन में कि अचानक ही किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। अंधेरे में ठीक से मैं नहीं देख सकी कौन था वो, पर वो जो कोई भी था बहुत ही भयंकर डील डॉल लग रहा था उसका। मैं किसी तरह उससे बचकर भागी तो भी उसके पंजों ने मेरे चेहरे को बुरी तरह से खरोंच दिया। मिस मुखर्जी की बात सुनते ही सब बुरी तरह से घबरा के इधर उधर देखने लगे। तभी मिस्टर जितेंद्र भंडारी ने चौंकते हुए पूछा, तो क्या वो कोई जंगली जानवर था? क्या कोई भेड़िया वगैरह था? आपने कुछ तो देखा ही होगा ना मिस मुखर्जी? मिस मुखर्जी इनकार करती हुई बोली, पता नहीं सर, वो क्या और कौन था, पर किसी यमदूत से कम नहीं था वो। उफ, उसके नुकीले और शक्तिशाली पंजों की चुभन की याद से अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। संजना घबराए स्वर में बोली, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? कौन है जो हमारी जान के पीछे पड़ गया है? पहले अजय, फिर शुभम और अब न जाने आगे किसका नंबर हो। ये भयानक खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत वहां चली आई। पुलिस ने आते ही बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और फिर पूरे कंपाउंड की बारीकी से तलाशी लेने लगी। आर्यन से भी हर एक बात गहराई से पूछी और वॉचमैन से भी बयान लेने के बाद पुलिस सबको अलर्ट रहने की बात कह के वहां से वापस चली गई। अब तो हॉस्टल कैंपस कंपाउंड का माहौल जैसे मौत का साया बन गया था, जिसमें रहने वाले हर एक शख्स का मन मौत के खौफ से आतंकित था। कॉलेज के प्रिंसिपल जोशी बहुत दुखी और परेशान थे। उनके इकलौते बेटे की यूं अजीबोगरीब मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। वो पिछले 5 सालों से यहाँ प्रिंसिपल थे, लेकिन अब तक इस तरह का एक भी हादसा नहीं हुआ था यहाँ।
हाँ, 2 बरस पहले एक स्टूडेंट तरुण ने जरूर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसके सिवाय इस तरह की भयंकर वारदात कभी नहीं हुई थी। और आज अचानक यूं उनका अपना बेटा और एक स्टूडेंट इस तरह से अचानक ही रहस्यमय ढंग से मौत के आगोश में समा गए, ये बात उन्हें पल पल खाए जा रही थी। वो अपनी सोच में मगन थे कि एकदम से बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। चीख की आवाज सुनते ही प्रिंसिपल सर हड़बड़ाकर बाहर भागे और कंपाउंड में पहुंचते ही उन्होंने देखा कोई तेजी से भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। वो जोर से चिल्लाए, वॉचमैन, वॉचमैन, जल्दी आओ यहां पर वॉचमैन तो आया ही नहीं और प्रिंसिपल की आवाज सुन के मिस्टर भंडारी दौड़ते हुए वहां चले आए। उन्होंने घबराई आवाज में पूछा, क्या हुआ सर, आप अभी वॉचमैन को क्यों आवाज दे रहे थे? प्रिंसिपल ने परेशान स्वर में कहा, अभी कुछ देर पहले ही मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी और बाहर आया तो देखा कि कोई अंधेरे में भागकर जा रहा था। मैंने वॉचमैन को पुकारा तो वो आया ही नहीं कमबख्त, पता नहीं क्या कर रहा है वो। मिस्टर भंडारी बोले, डोंट वरी सर, मैं अभी जाके गेट पर देखता हूं, हो सकता है वॉचमैन सो रहा हो आराम से। और वो तेजी से गेट की तरफ चल दिए। प्रिंसिपल सर भी गेट की तरफ चल पड़े कि अचानक ही मिस्टर भंडारी चीखते चिल्लाते भागते हुए आए। सर सर वो मिस्टर जोशी ने उन्हें संभालते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड मिस्टर भंडारी, क्यों इतना घबरा रहे आप? क्या वो वॉचमैन नहीं है गेट पर? घबराए हुए भंडारी के मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने सिर्फ गेट की ओर इशारा किया तो मिस्टर जोशी लपकते हुए तुरंत वहां पहुंचे और वहां पहुंच के जो कुछ भी उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने ही कॉलेज के मेन गेट पर लटकी हुई थी वॉचमैन की गर्दन कटी लाश और वहीं पर पड़ी थी एक खोपड़ी। उस वॉचमैन की गर्दन कटी लाश और उस खोपड़ी को देख के प्रिंसिपल सर का रोम रोम सिहर उठा। वो एकदम थरथराते हुए सामने पड़ी लाश और उस खोपड़ी को घूरने लगे। इधर श्रेया अपने रूम में इस कदर बिलख बिलख कर रो रही थी कि संजना और निकिता परेशान हो गए उसे चुप कराते हुए। उनके लाख समझाने के बाद भी जब श्रेया चुप नहीं हुई तो वे दोनों थक कर बोले, देख श्रेया, तेरे यूं रोने बिलखने से शुभम वापस तो नहीं आ जाएगा ना? प्लीज अपने आप को जर्रा तो संभाल, ऐसे कब तक रोती रहेगी तू? श्रेया रोती हुई बोली, शुभम यूं नहीं जा सकता, मुझे अकेले छोड़कर वो जा ही नहीं सकता। मैं उसे नहीं जाने दूंगी अकेले। अगर शुभम चला गया मुझे छोड़कर तो मैं भी अब चली जाऊंगी उसके पास। कहते कहते वो अचानक उठी और तेजी से बाहर की तरफ भागने लगी। संजना और निकिता एकदम उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे। वे दोनों भागती हुई जोर जोर से चिल्ला रही थीं, रुक जा श्रेया, रुक जा, प्लीज रुक जा तू। पर श्रेया पर तो जैसे जुनून सा सवार हो गया था। वो तो अपनी सहेलियों की आवाज सुनते ही और भी तेजी से भागने लगी और पलक झपकते ही सीढ़ियां उतरकर कंपाउंड में पहुंच गई। फिर पागलों की तरह इधर उधर देखती हुई चीखने लगी, शुभम, शुभम, कहां हो तुम? मेरे सामने आओ शुभम, इसी वक्त मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। श्रेया जोर जोर से चिल्लाती हुई उन्हीं झाड़ियों की ओर जाने लगी जिन झाड़ियों के पास शुभम की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। अचानक ही श्रेया का पैर जैसे किसी झाड़ी में उलझ सा गया और वो चीख मार के नीचे गिर पड़ी और फिर अगले ही पल उन्हीं झाड़ियों के पीछे ही वो गायब हो गई। श्रेया के पीछे भागती आ रही संजना, निकिता दोनों जब तक दौड़ती भागती झाड़ियों तक पहुंची तो उन्हें श्रेया कहीं नजर ही नहीं आई। श्रेया को न वहां न देख वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, श्रेया, किधर चली गई तुम? कहां पर हो? प्लीज हमारे सामने आ जाओ जल्दी से। संजना और निकिता की आवाज सुन के वार्डन और प्रिंसिपल दोनों ही भागे हुए वहां चले आए। उन्होंने जब दोनों लड़कियों को एकदम बदहवास हालत में देखा तो हैरान हो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो तुम दोनों? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इतनी रात को इस तरह से अपने रूम से निकल के बाहर लॉन में भटकना ठीक नहीं है? अभी दोनों लड़कियां कुछ बता पाती कि इतने में कहीं पास से ही जोर से एक भयंकर चीख सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ कोई। ये चीख सुनते ही निकिता सहमे हुए बोली, ये
ये तो श्रेया की आवाज है सर। लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गई है। प्लीज सर, किसी भी तरह आप श्रेया को बचा लीजिए। तब तक मिस मुखर्जी भी और स्टूडेंट्स के साथ आ गई। वहां पर मिस मुखर्जी ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ सर? अभी अभी किसी लड़की के जोर से चीखने की आवाज आई थी हम लोगों को। मिस्टर भंडारी सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, हम भी यहां चीख सुनकर ही आए हैं। तभी संजना रोते हुए बोली, मैम, वो न श्रेया अभी हमारे सामने ही शुभम को पुकारती हुई नीचे भागती हुई आई थी। हम लोग उसके पीछे पीछे ही दौड़ते हुए यहां तक आए थे, पर यहां आकर श्रेया तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं दी, सिर्फ उसकी चीख ही सुनाई दी। मिस्टर जोशी गुस्से और दुख भरे स्वर में बोले, ओह, क्या हो रहा आखिर यहाँ पर? एक ही रात में एक के बाद एक स्टूडेंट गायब होते जा रहे हैं या फिर मरते जा रहे हैं। फिर उन्होंने सबसे जल्द से जल्द श्रेया को ढूंढने के लिए कहा और पूरे कैंपस का कोना कोना अच्छे से तलाशने का आदेश दिया। सब फौरन कंपाउंड में हर तरफ फैल गए और श्रेया को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगे। अब भी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि एक साथ रोकी और पंकज की चिल्लाने की आवाज आई, सर सर, जल्दी यहां आइए। सब तेजी से दौड़ते भागते वहां पहुंचे तो देखा पंकज और रॉकी नीचे बैठे हैं और उनके पास ही पड़ी थी श्रेया की लहूलुहान लाश। श्रेया के पूरे चेहरे पर खरोंचें थी और उसके बाल चारों ओर बिखरे थे। वहीं पास ही एक मोमबत्ती भी जल रही थी, जिसकी लौ फड़फड़ाते हुए मानो यमदूत की उपस्थिति बता रही थी। श्रेया की लाश को देखते ही उसकी दोनों सहेलियों को शॉक्ड के मारे चक्कर आ गया और वे वहीं के वहीं बेसुध होके गिर पड़ी। मिस मुखर्जी जल्दी से उनकी तरफ बढ़ती हुई कांपती आवाज में बोली, ओह, क्या है ये सब? कौन है वो शैतान आखिर जो इस तरह से हमारे मासूम स्टूडेंट्स का बड़ी बेरहमी से कत्ल करता जा रहा है? मिस्टर भंडारी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर सब स्टूडेंट्स से बोले, तुम सब एकदम ध्यान से मेरी बात सुनो। अब यहां से सीधे तुम सब अपने अपने रूम में जाओगे और फिर रूम बंद कर सुबह होने तक वहीं रहोगे। समझ गए ना मेरी बात अच्छी तरह से? कल सुबह होने से पहले तुम में से कोई भी अपने रूम से नहीं निकलेगा। प्रिंसिपल जोशी भी गंभीर आवाज में बोले, बिल्कुल ठीक। और हां, अभी पुलिस आकर अब कंपाउंड सर्च करेगी अच्छे से, पर तुम में से कोई भी अब नीचे नहीं आएगा। अब जाओ जल्दी सब अपने अपने रूम में, गो फास्ट। सब स्टूडेंट्स ने हामी भरी और सब डरे सहमे घबराए हुए से अपने अपने रूम की ओर चल पड़े। सबके चेहरों पर मौत का खौफ और अपने दोस्तों की हुई मौत का गाहम झलक रहा था। इतने में पुलिस टीम वहां आ पहुंची। पुलिस ऑफिसर ने वहां आते ही सीधे प्रिंसिपल से सवाल किया, आखिर ये सब हो क्या रहा आपके कॉलेज हॉस्टल में? ये कॉलेज है या कोई मौत का कुआं जो यहां एक के बाद एक मौत होती ही चली जा रही है? ऐसा लग रहा है ये कॉलेज नहीं बल्कि कोई कत्ल खाना है। प्रिंसिपल बेहद दुखी स्वर में बोले, ऑफिसर, उनमें सबसे पहले तो मेरा ही बेटा मारा गया है। मैं तो खुद एकदम हतप्रभ और दुखी हूं। पता नहीं वो शैतान कौन है जो इन निर्दोष और मासूम छात्रों की जान का दुश्मन बन गया है। आप प्लीज अपनी फोर्स के साथ मिलकर उस शैतान को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए, नहीं तो पता नहीं कल सुबह तक इस कॉलेज में क्या तबाही मच जाएगी। ऑफिसर ने अपनी पूरी टीम को चप्पे चप्पे पर सर्च करने लगा दिया। कोई भी जंगली जानवर या इंसान हो उसे तुरंत पकड़ने का हुक्म दिया। फिर प्रिंसिपल सर और दोनों वार्डन भी अपने अपने बंगले की ओर चल पड़े। अचानक ही एक पुलिसकर्मी जोर से चिल्लाया, सर जल्दी आइए, यहां पर कुछ अजीब सा है। पुलिसकर्मी की आवाज सुनते ही सब जल्दी से वहां पहुंचे और ध्यान से देखने लगे तो ये देखते ही एकदम सिहर उठे कि वहां पर एक खोपड़ी पड़ी हुई थी जिस पर कुछ इंसानी बाल चिपके हुए थे और सिंदूर भी लगा हुआ था उस पर। मिस मुखर्जी तो भयभीत हो चीख पड़ी, ओह कितना भयानक है ये, कोई शैतान या पिशाच तो नहीं है? किसकी हो सकती है ये खोपड़ी? मिस्टर भंडारी हंसते हुए बोले, उफ मिस मुखर्जी, अरे आप तो एकदम बच्चों जैसा डर गई। मुझे तो ये कोई मजाक लग रहा है, कॉलेज के ही किसी स्टूडेंट की हरकत है ये तो। पुलिस ऑफिसर ने घूरते हुए गुस्से से कहा, मजाक? ये सब आपको मजाक लग रहा है? 3 खून हो चुके हैं इस कॉलेज कैंपस में और आप इसे मजाक बता रहे हैं?
शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर भंडारी। ऑफिसर की सख्त आवाज सुनते ही भंडारी ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये खोपड़ी जरूर कॉलेज के किसी शरारती लड़के ने सबको डराने के लिए यहां रख दी होगी। तभी प्रिंसिपल की नजर उस खोपड़ी के नीचे बिछे कपड़े पर गई तो उस कपड़े को देखते ही वो एकदम शोक्ड होके बोले, ओ माय गॉड ऑफिसर, देखिए ना जरा, खोपड़ी के नीचे बिछे हुए इस कपड़े पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ASSAN लिखे हैं। अब ऑफिसर भी चौंक उठा। फिर उसने वो कपड़ा उठा के ध्यान से देखा तो ये 5 लेटर्स साफ दिख रहे थे। वो हैरत से बोला, ओह, क्या मतलब हो सकता है इनका? एहसान। प्रिंसिपल सोचते हुए बोले, सर, मुझे लगता है कि इस कपड़े पर लिखे इन कैपिटल लेटर्स का सीधा संबंध इस कॉलेज के उन स्टूडेंट से है जिनका कत्ल हो चुका है, अजय, शुभम, श्रेया। तीनों के नाम का पहला लेटर और बाकी 2 भी इनके फ्रेंड्स हैं, आर्यन और निकिता। लगता है जिस किसी भी शैतान ने अजय, शुभम और श्रेया की जान ले ली है, वो अब बहुत जल्द ही आर्यन और निकिता की भी जान लेने वाला है। पुलिस ऑफिसर एकदम उछलकर बोला, वाह सर, क्या खूब अंदाजा लगाया है आपने। आपको तो जासूस होना चाहिए था। कितनी आसानी से समझ गए आप इन लेटर्स की कहानी। मिस मुखर्जी चीख उठी, ओह नो, फिर घबराई आवाज में बोली, इसका मतलब तो यह हुआ कि अब वो अनजान खूनी शैतान पहले आर्यन और फिर निकिता को मारेगा। पुलिस ऑफिसर ने सोचते हुए कहा, पर यह तो बताइए कि A और N से तो कितने ही स्टूडेंट्स होंगे, तो आपने इन्हीं दोनों का नाम क्यों लिया? प्रिंसिपल जोशी तुरंत बोल उठे, वो इसलिए सर, क्योंकि ये सब 5 फ्रेंड्स एक ही ग्रुप में रहते रहे हैं 3 साल से। मेरा बेटा अजय खुद भी इसी ग्रुप में शामिल था, बल्कि ये कह सकते हैं कि वही इस फ्रेंड्स ग्रुप का लीडर था। पुलिस ऑफिसर पहले तो बड़ी हैरत में पड़ गया, फिर उसने सोचते हुए कहा, तो क्या इस ग्रुप के ही साथ कोई शख्स गेम खेल रहा है? अगर ऐसा है तो ओके, हम आज रात भर अब कैंपस में ही रहेंगे और अलर्ट हो अपनी ड्यूटी करेंगे। अब आप सब जाइए अपने अपने घर और रूम का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके तब तक वहीं रहिए जब तक हम लोग उस शैतान हत्यारे को गिरफ्तार न कर लें। प्रिंसिपल और दोनों वार्डन वहां से चले गए और पुलिस की टीम अपनी छानबीन में जुट गई। कैंपस की लाइटों के ही साथ पुलिस ने एक्स्ट्रा सर्च लाइट्स जला दी थी और पूरा कंपाउंड रोशनी से नहा उठा। निकिता को तो मौत अपने सिर पर मंडराती नजर आ रही थी। अब तक सब स्टूडेंट्स के बीच खबर फैल गई थी कि शैतान का अगला शिकार आर्यन और निकिता ही हैं। आर्यन भी ऊपर से जरूर लापरवाह दिखने की कोशिश कर रहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत भयभीत और डरा हुआ था। बाकी स्टूडेंट्स भी घबराए हुए अपने अपने बेड पर लेटे हुए जाग रहे थे। इधर रॉकी अपने रूम से निकल के बेचैनी से गलियारे में घूम रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ खौफ की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने पलट कर देखा तो सब रूम बंद अंदर से थे और कोई भी स्टूडेंट रूम से बाहर नजर नहीं आ रहा था। रॉकी गुस्से से बड़बड़ाया, उफ, ये रजत भी न बहुत परेशान कर रहा है। मुझे रूम के बाहर मिलने का कहकर खुद गायब है। अब आखिर कब आएगा वो? अभी रॉकी बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे एकदम से थोड़ी दूर से आ रही कदमों की आहट सुनाई दी। वो जोर से बोला, रजत, आ गए तुम? ये तुम ही हो ना? पर सिर्फ कदमों की आहट ही आती रही दूर से। रॉकी ने उधर मुड़कर देखने की कोशिश की कि कौन आ रहा है, पर अचानक ही लाइट ऑफ हो गई और फिर सुनाई दी एक अत्यंत भयानक चीख। हाँ। घबराहट के मारे रॉकी के हाथ से मोबाइल नीचे गिर पड़ा और वो अंधेरे में ही उसे लेने जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अभी वो मुश्किल से 7-8 सीढ़ियां ही उतर पाया था कि उसे किसी ने जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रॉकी चीखता हुआ सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधे नीचे जा गिरा, जहां पर किसी ने उसे बालों से पकड़कर उठाया और उसके गर्दन पर छुरी फेर दी। तभी लाइट आ गई और चीख सुनकर दौड़ते पुलिसकर्मी और कॉलेज स्टाफ भी वहां आ पहुंचे। उफ, वहां का नजारा बड़ा ही भयानक और दिल दहला देने वाला था। खून में लथपथ रॉकी की लाश पड़ी थी। मिस्टर जितेन भंडारी तो देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़े।
वो भयानक नजारा देख के तो पुलिस कर्मियों का भी दिल कांप उठा। ऑफिसर ने पुलिस कर्मियों को डांटते हुए कहा, ये सब कैसे हो गया? किधर थे तुम सब? क्या अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे तुम लोग? एक पुलिसकर्मी ने धीरे से कहा, सर, हम तो बाहर कंपाउंड में सर्च कर रहे थे और वो शैतान यहो हॉस्टल के अंदर कत्ल को अंजाम दे रहा था। ऑफिसर झुंझलाते हुए बोला, ओह, तो तुम लोगों को क्या इतनी अक्ल नहीं कि 4 आदमी तो कम से कम अंदर भी नजर रखते? इतनी देर में गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मिस मुखर्जी और कुछ गर्ल्स भी आ गईं और यहां का भयानक मंजर देख तो उनके होशो हवास गुम हो गए। मिस मुखर्जी रुआंसे स्वर में बोली, ओफ, कितना खून बहेगा आज की रात। ऑफिसर ने मिस्टर जोशी की ओर देखते हुए पूछा, बट एक बात बताइए, ये तो रॉकी का मर्डर हो गया, जबकि आपकी थ्योरी तो बता रही थी कि अब खतरा आर्यन पर है। प्रिंसिपल थोड़े झेंप कर बोले, अब सर, वो कपड़े पर लिखे इनिशियल देखकर ऐसा ही लगा था तब, पर यह कातिल तो एकदम ही शातिर निकला। अचानक उन्हें बीच में ही रोकते हुए मिस मुखर्जी बोली, नो सर, कातिल नहीं, ये तो पक्का कोई शैतानी साया है। तब तक पुलिसकर्मियों ने बॉयज हॉस्टल का हर कमरा और टेरेस चेक कर लिया था और खाली हाथ अब वो नीचे उतर ऑफिसर को रिपोर्ट देने लगे। सर, अब तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा हमारे, क्या अब एक बार गर्ल्स हॉस्टल भी चेक कर लिया जाए? मिस्टर भंडारी हंस पड़े। तो क्या आप समझते हैं कि ये भयंकर खूनी खेल गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां खेल रही हैं? प्रिंसिपल और ऑफिसर दोनों ही एकदम घूर के मिस्टर भंडारी को देखने लगे। तभी एक पुलिसकर्मी घबराए हुए आकर बोला, सर, वो आर्यन तो अपने रूम में है ही नहीं और न ही कोई उसके बारे में ठीक से बता पा रहा है। ऑफिसर ने तुरंत पास खड़े मिस्टर भंडारी से आर्यन के मोबाइल पर कॉल करने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही मिस्टर भंडारी ने आर्यन को कॉल लगाया तो आर्यन का मोबाइल तो स्विच ऑफ मिला। 2 बार ट्राई करने पर भी जब आर्यन का मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ तो प्रिंसिपल सर और भंडारी तेजी से उसके रूम की तरफ गए, पर रूममेट को आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और न ही किसी और को। प्रिंसिपल बोले, ओह गॉड, अब तो लगता है उस शैतान ने जरूर आर्यन को भी अपनी पकड़ में ले लिया है। मुझे तो डर है कि कहीं वो शैतान उसे भी। घबराहट के मारे आगे की बात बोलने की हिम्मत न हुई उनकी। वो बस परेशान से हो आर्यन के बारे में सोचने लगे। सब पुलिसकर्मी जब आर्यन को तलाश करके हार थक कर नीचे आ गए तो उनके उतरे चेहरे देखकर ही गर्ल्स समझ गईं कि आर्यन का पता नहीं चला और वो डर के रोने कांपने लगी। हे भगवान, अब क्या हम भी यूं ही गुम हो जाएंगे मौत के साए में? तभी मिस मुखर्जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगी, हमें जल्दी से निकिता की खोज खबर लेनी चाहिए, नहीं तो कहीं वो भी आर्यन की ही तरह गायब न हो जाए। ये सुनते ही सबका रुख गर्ल्स हॉस्टल की ओर हो गया और जल्दी जल्दी वे सब हॉस्टल पहुंच गए और निकिता के रूम की ओर भागे। निकिता, निकिता की पुकार सुनकर निकिता की रूममेट बाहर आई और बोली, अरे हुआ क्या? आप सब उसे क्यों पुकार रहे हैं? वो ठीक तो है ना? मिस मुखर्जी चौंकते हुए बोली, क्या वो अपने रूम में नहीं है? अभी कुछ देर पहले ही तो मैं यहां चेक करके गई थी, तब तो वो अपने रूम में ही थी। रूममेट ने उलझे स्वर में कहा, हाँ मैम, पर अभी 5 मिनट पहले ही उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई थी और वो तुरंत बिना कुछ कहे ही बाहर भागती हुई निकल गई। मिस मुखर्जी रुआंसी हो बोली, ओह माय गॉड, अब किधर खोजें उसे? लगता है उसे भी शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया होगा। ऑफिसर ने तुरंत ही सभी को ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी पूरे कैंपस में फैल जाओ और किसी भी तरह आर्यन और निकिता को सही सलामत खोज कर लाएं। पुलिसकर्मियों के साथ ही प्रिंसिपल और वार्डन भी सब तरफ ढूंढने लगे आर्यन और निकिता को। 20 मिनट हो गए सर्च करते, पर किसी को कुछ न मिल रहा था। कोई सुराग, न कोई शैतान, न कोई कातिल। तभी अचानक ही हॉस्टल का प्यून ऊपर से चिल्लाया, ये टेरेस का दरवाजा खुला है सर, ऊपर आइए प्लीज, मुझे डर लग रहा अकेले। ये बात सुनते ही प्रिंसिपल और 2 पुलिस वाले ऊपर भागे। पीछे पीछे मिस्टर भंडारी भी थे। जल्दी से टेरेस पर सब पहुंचे और देखा तो पियून छत के एक सिरे पर बनी टंकी के पास खड़ा था। उसने तुरंत घबराई आवाज में कहा, ये देखिए सर, यहाँ पे इस टंकी का ढक्कन पूरा ओपन है।
सब जल्दी से वहां पहुंचकर टंकी के भीतर मोबाइल टॉर्च ऑन करके देखने लगे। जैसे ही उनके टॉर्च की रोशनी नीचे टंकी के अंदर पड़ी, सब वहीं के वहीं स्तब्ध से खड़े रह गए। उस विशालकाय टंकी के सतह पर निकिता की रस्सी से बंधी लाश डूब उतर रही थी। किसी तरह संभल कर पुलिसकर्मियों ने वो लाश बाहर निकाली और नीचे कंपाउंड में लेकर आए। ओह, अब तो मैं सच ही जिंदा न रह पाऊंगी, कह रोती हुई मिस मुखर्जी वहां से भागकर रूम की ओर जाने लगी। ऑफिसर ने निकिता की लाश का पास जाकर निरीक्षण किया और बोले, अभी के अभी सब आर्यन को खोजने में लग जाओ और देखना कोई झाड़ी, कोई कमरा, कोई कोना नहीं बचना चाहिए। यस सर, कहते हुए सब पुलिसकर्मी तेजी से मूव कर गए और सर्च में लग गए। गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों ही जगह मौत का मातम और आतंक पसरा हुआ था। स्टूडेंट्स अपनी ही परछाई से डर जा रहे थे। किसी भी तरह ये कयामत की रात कटे, बस यही प्रार्थना हर किसी के दिल में थी। प्रिंसिपल जोशी भी पुलिसकर्मियों के साथ ही सर्चिंग ऑपरेशन में लगे थे, क्योंकि उनका इकलौता चिराग इस खूनी खेल का पहला शिकार बना था। वो धीरे धीरे जमीन पर कुछ ढूंढते हुए से जा रहे थे कि अचानक ही उनके पैर से कोई चीज टकराई। ओह, क्या है ये? कहते हुए उन्होंने नीचे झुककर वो चीज उठाई तो देखा वो एक मोबाइल था। उन्होंने उसे ध्यान से देखते हुए ऑफिसर को आवाज दी, एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए मुझे एक मोबाइल फोन मिला है। ऑफिसर तुरंत वहां आ पहुंचा और मोबाइल को हाथ में ले बोला, किसका मोबाइल हो सकता है ये? क्या आप जानते हैं इसके बारे में कुछ? प्रिंसिपल सर बोले, यस सर, लग तो रहा है मुझे कि कहीं देखा है इसे, पर याद नहीं आ रहा है ठीक से कुछ। ओके, अभी कर लेते हैं जांच, अगर आपके पहचान का होगा तो ये नंबर। और ऑफिसर ने उस मोबाइल से प्रिंसिपल सर को कॉल लगाया। अगले ही पल प्रिंसिपल जोशी के मोबाइल पर मिस मुखर्जी का नाम फ्लैश होने लगा। प्रिंसिपल जोशी बोले, ओह, ये तो मिस मुखर्जी का मोबाइल है, लगता है जाते समय गिर गया होगा। मैं दे आता हूं उन्हें खुद और उनका हालचाल भी देख लेता हूं। और चल पड़े गर्ल्स हॉस्टल की ओर। जल्दी ही वो पहुंच गए गर्ल्स हॉस्टल। वहां नीचे बिल्कुल सन्नाटा सा था। पियून भी पुलिसकर्मियों के साथ ही लगा हुआ था, इसलिए मिस्टर जोशी स्वयं ही मिस मुखर्जी के रूम की ओर चल पड़े, जो नीचे के गलियारे में एक कॉर्नर पर था। प्रिंसिपल सर जैसे ही उस रूम के बाहर पहुंचकर नोक करना चाहते थे कि अंदर से किसी लड़के की गुस्से भरी धीमी फुसफुसाहट सी सुनाई दी। ओह, अब आपसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? प्रिंसिपल जोशी एकदम से पीछे हट गए और सोचने लगे कि गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के रूम से लड़के की आवाज, हाउ इज दिस पॉसिबल? उन्हें डर लगने लगा कि कहीं मिस मुखर्जी खतरे में तो नहीं है। बस फिर प्रिंसिपल सर ने गलियारे से बाहर आकर तुरंत पुलिस ऑफिसर को कॉल कर यहां पहुंचने के लिए कहा। ऑफिसर ने दूसरे पुलिसकर्मियों को साथ लिया और 5 मिनट में प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। उसने हैरत से पूछा, व्हाट हैपेंड मिस्टर जोशी, एनी प्रॉब्लम? प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, सर, वो मिस मुखर्जी के रूम में से किसी लड़के की आवाज सुनाई दी मुझे, जबकि वो अकेली ही रहती हैं रूम में। ऑफिसर बोला, ओह, तब तो बहुत गंभीर बात है। और उसने तुरंत पुलिसकर्मियों को पोजीशन लेने का ऑर्डर दिया। पुलिसकर्मियों ने ऑर्डर मिलते ही जोर से धक्का मार के एक ही वार में उस रूम का दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटते ही सब पुलिसकर्मी हथियारों के साथ अलर्ट हो अंदर घुसे और प्रिंसिपल सर भी मिस मुखर्जी की कुशलता की कामना करते अंदर आए। लेकिन अंदर आते ही उन्होंने देखा तो सामने बेड पर आर्यन गुस्से में बैठा था और मिस मुखर्जी उसके सामने पड़ी चेयर पर बैठी बांग्ला में कुछ बोलते हुए उसे प्यार से मनाने की कोशिश कर रही थी। ये अद्भुत और शॉकिंग दृश्य देख सबके पैर जैसे वहीं जम गए। मिस मुखर्जी और आर्यन भी अपने रूम में यूं अचानक ही पुलिसकर्मियों को आए देख एकदम मूर्ति बने बैठे रह गए। ऑफिसर ने कड़क कर पूछा, ये क्या चल रहा है मिस मुखर्जी? ये लड़का यहां आपके रूम में क्या कह रहा है? प्रिंसिपल के हाथों में तो मिस मुखर्जी का मोबाइल धरा का धरा ही रह गया था। उनके मुंह से आवाज तक न निकल पा रही थी। ऑफिसर ने आर्यन को कॉलर से पकड़ते हुए जोर से चिल्लाकर पूछा, तो अब शुरू करोगे बताना या फिर मैं शुरू हो जाऊं? ये सुनते ही मिस मुखर्जी हाथ जोड़कर बोली,
प्लीज सर, इसे कुछ न कहें आप। जो कुछ कहना है मुझसे कहें आप। ये तो बेचारा बच्चा है। ये सुनकर प्रिंसिपल चीखते हुए बोले, ये आप क्या कह रही हो मिस मुखर्जी? मिस मुखर्जी धीरे से बोली, यस सर, मैं ठीक ही कह रही हूं। ये सब प्लान मेरा ही था। वैसे तो इस डेथ गेम की मास्टरमाइंड मैं ही हूं, पर असलियत में ये सब कत्ल और खून खराबा मैंने नहीं, बल्कि तरुण की रूह ने किए हैं। मिस्टर जोशी पर ज्यों बिजली गिर पड़ी हो। वो एकदम शॉक्ड होकर चिल्लाए, क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ऑफिसर ने आर्यन को पकड़े हुए ही पूछा, तो तुम क्या कर रहे थे इस डेथ गेम की मास्टरमाइंड के साथ? आर्यन सिर झुकाए बोला, ये मेरी दीदी है सर, और तरुण वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था। मेरे बड़े भाई जैसा ही था वो। बेचारा अनाथ था और हमारे ही घर में रहकर वो बड़ा हुआ था। हमने तो अब तक उसके अस्थियों का विसर्जन भी नहीं किया था, क्योंकि तरुण की रूह ने मुझे सपने में आके कहा था कि जिस दिन मेरे हथियारों को मैं मार डालूंगा, उस दिन फिर मेरी अस्थियां विसर्जित करना। ऑफिसर ने अब कड़क कर पूछा, ये खूनी खेल से क्या मिल रहा था तुम दोनों भाई बहन को? क्यों कर रहे थे यूं कत्ल पे कत्ल? और ये तरुण की रूह का क्या बकवास मामला है? मैं किसी रूह को नहीं मानता, सब झूठ बात है। अब मिस मुखर्जी रोते हुए बोली, ये सब बिल्कुल सच है सर। तरुण की रूह ने तो अपनी मौत का बदला लिया है इन सब हत्यारों से। इन्होंने ही उसे बड़ी बेदर्दी से रैगिंग के नाम पर मार डाला था, और फिर बाद में वॉचमैन की हेल्प से उसकी डेड बॉडी को सीलिंग फैन से लटका के उसे सुसाइड बता दिया गया। उस बेचारे ने दम तोड़ने से पहले किसी तरह इन सब के नाम एक कपड़े पर लिखे थे अपने खून से। आर्यन भी अपने आंसू पोंछते हुए बोला, सिर्फ 17 साल का तो था वो, और इन सब ने जूनियर कॉलेज की रैगिंग में उसे मार के खत्म कर दिया। हमने कंप्लेन भी की थी इनकी, पर ये सब मामूली माफी मांगकर बच गए और ये झूठा साबित कर दिया कि मेरा भाई पहले से डिप्रेशन का मरीज था। आर्यन बोला, फिर मैंने और दीदी ने इन सब का पता लगाया कि ये किस कॉलेज में जा रहे अब पढ़ने, और फिर उन्हीं के ही साथ मैंने एडमिशन लिया और उनका फ्रेंड बन गया। मिस मुखर्जी ने आगे कहा, और मैं भी यहाँ वार्डन बनकर आ गई और मौके की ताक में रहने लगी। फिर जैसे ही आर्यन ने मुझे बताया कि अजय आज शाम सबको डराने का प्लान बना रहा है, तो मैंने सब सोच लिया कि यही वो सही मौका है। जानते हैं सर, तरुण को आज की ही रात मारा था इन सब ने मिलकर, इसलिए तरुण की तड़पती रूह को आज ही सुकून मिलना बेहद जरूरी था। आर्यन ने बताया, तरुण की रूह तो इसी मौके की तलाश में थी कि कैसे एक ही रात में सारे हत्यारों का खात्मा कर सके। उसने मौका पाते ही सबसे पहले अजय को अपना शिकार बनाया, फिर मेरी मदद से शुभम को भी ऊपर पहुंचा दिया। उसके चेहरे पर आई खरोच जैसे ही मैंने अपने पर चेहरे पर भी खरोचें बना ली, जिससे सबको लगे कि कोई मुझ पर भी हमला कर रहा था। तभी ऑफिसर ने टोकते हुए पूछा, पर ये रॉकी को क्यों मारा? कपड़े पर तो ये लिखा था ना? मिस मुखर्जी ने व्यंग्य से मुंह मोड़ते हुए कहा, क्योंकि रॉकी का असली नाम एलेक्स था। प्रिंसिपल सर भी भूल गए ये बात। रॉकी तो उसका निक नेम था। प्रिंसिपल जोशी सिर पकड़ते हुए बोले, ओह हाँ, कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप होंगी इस डेथ गेम को खेलने वाली। आर्यन ने गुस्से से कहा, इस गेम की शुरुआत तो आपके ही लाडले ने की थी मेरे भाई को मारकर। हमने तो बस इस गेम को खत्म किया है। अब जाके मेरे भाई की रूह को सुकून मिला होगा। 3 बरस से वो तड़पते हुए घूम रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर ने उन्हें अरेस्ट करते हुए कहा, खत्म तो ये गेम तुम दोनों की फांसी के बाद होगा। तुम दोनों भाई बहन ही इन सब की हत्या में शामिल हों। तभी एकदम से बिजली सी कड़की और तरुण की रूह वहां सबके सामने प्रकट होती हुई बोली, आप गलती कर रहे हैं। इन सब हत्याओं का दोषी सिर्फ मैं हूं, लेकिन दोष तो मेरा भी नहीं है। अगर ये सब लड़के और लड़कियां मुझे मिलकर नहीं मारते, तो क्यों मैं इतनी जल्दी मरता? क्यों मेरी रूह इस तरह भटकती? एक रूह को अपने सामने देख सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी रूह अचानक ही हवा में घुलने लगी। सब समझ गए कि उसे अब मुक्ति मिल गई है। पुलिस फिर जल्दी ही मिस मुखर्जी और आर्यन को अपने साथ लेकर चली गई। आखिर इतनी हत्याओं का केस था, पुलिस को अपनी कार्यवाही तो करनी ही थी। अब सुबह होने ही वाली थी।
पर प्रिंसिपल जोशी के घर और इस पूरे कॉलेज कैंपस में एकदम अंधेरा सा छा गया था। प्रिंसिपल सर पछताते हुए बोले, काश मैंने अपने बेटे अजय को इतनी छूट न दी होती तो आज वो हमें यूं छोड़ के नहीं जाता। सच ही है दोस्तों, कभी भी किसी बेगुनाह मासूम को इतना नहीं सताना चाहिए कि उसकी आह से आपकी अपनी जिंदगी नरक बन जाए, क्योंकि आप अपने मजे लेने के लिए उसको कुछ समय तक परेशान तो कर देंगे, लेकिन जब आपके कर्म लौट कर आएंगे तब आपको उसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और बेगुनाह केवल एक इंसान ही नहीं बल्कि हर एक के जीव के अंदर जान होती है। वो जीव किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे इंसान रूप में हो, किसी जानवर के रूप में हो, किसी कीड़े मकोड़े के रूप में हो। अगर आप अपने इंसानी रूप के घमंड को लेकर उसको परेशान करेंगे, अपनी ताकत का रोप दिखाएंगे, तो ये आपके बुरे कर्म बनते जाएंगे और जब कभी इनका हिसाब होगा तो यकीन मानिए बहुत बुरा होगा। और इनका हिसाब केवल जरूरी नहीं कि आपकी इसी जन्म में हो, न जाने कौन से जन्म में आपको भुगतना पड़ सकता है। आज इस इंसानी शरीर में कोई परेशानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी जन्म में आपने कोई गलत किया। हो सकता है किसी न किसी जन्म में किसी न किसी जीव के साथ आपने कुछ गलत किया होगा, जिसकी वजह से आज आपको कर्मों के रूप में इस धरती पर चुकाना पड़ रहा है। अच्छा, मैं जानता हूं सभी साथी स्टोरी को अंत तक नहीं सुनते होंगे, लेकिन जो सुनते हैं उनका मेरा दिल से सैल्यूट है। चलिए अब अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। आशा सैनी रोहतक, राजन पोखरेल नेपाल, सैफ अली बिहार, सोनल शिंदे मुंबई, रिया सिलचर, नेहा दिल्ली, चंदन कुमार बिहार, विकास छेत्री वेस्ट बंगाल। चलिए साथियों, मिलता हूं आपसे कोई एक और हॉरर अनुभव के साथ।